Hello students, today we will discuss about application of matrices to solve system of linear equations. So first of all, let us discuss linear equation in one or more variables. ठीक है, तो a linear equation in one or more variable is an equation in which degree of each term is not more than 1. मतलब अभी मैं यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे केवल एक ही अपने वेरिएबल लेना है। मैंने आप किसकी हमने बात करी थी, इन वन और मोर वेरिएबल। तो पहले हम बात कर रहे हैं इन वन वेरिएबल। लेट अस सपोज किसी इक्वेशन के अंदर हमारे पास एक ही वेरिएबल है x, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल x है वो अपीयर किसके साथ होना चाहिए, विद वन पावर, हायर पावर के साथ नहीं, केवल वन पावर के साथ अपीयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर क्या लिखा है एक्स क्यूब, या ये लेट अस सपोज क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये पावर कितनी हो गई, 1 से ज़्यादा हो गई। तो इस तरह की पावर्स नहीं होनी चाहिए। या ये यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, इसमें एक्स की पावर कितनी है 1, वाई की पावर कितनी है 1, तो टोटल पावर कितनी हो गई 2। तो इस तरह के टर्म्स हमें नहीं चाहिए। क्लियर। अब हम नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स। नाउ एन एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म a1 x1, ये फर्स्ट टर्म है, x1 की पावर कितनी है 1, a2 x2 इसकी पावर कितनी है 1, a3 x3 यहाँ तक लास्ट तक इनकी पावर कितनी है 1, और लास्ट में जो आपकी टर्म है दैट इज कांस्टेंट b, जिसको आप किस तरह से मान सकते हो, b x रेज टू द पावर 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। अगर आप इसको पावर्स की फॉर्म में ही लिखना चाहें, वेरिएबल की पावर की फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हो, x रेज टू द पावर 0। तो वेयर ये a1 a2 a3 ये सारे कैसे हैं, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट, और ये सभी क्या हैं, n वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी बोला, इन सब की डिग्री कितनी है, सबकी डिग्री कितनी है नहीं लिखी है, मतलब इन सब की डिग्री कितनी है 1। क्लियर। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी वेरिएबल्स पड़े हैं उन सब की डिग्री कितनी है 1, और राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल की डिग्री है वो कितनी है, राइट हैंड साइड में कितनी है वेरिएबल की डिग्री 0। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल, क्योंकि हमने अभी जो डेफिनेशन आपको क्या कराई थी कि जो आपके पास जो वेरिएबल्स आएंगे कितनी पावर के साथ होने चाहिए, 1 पावर के साथ होने चाहिए, नॉट एनी हायर पावर ऑफ ग्रेटर देन 1। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, जो डिग्री है वो या तो 1 है या फिर 0। क्लियर। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल। तो जितने वेरिएबल होंगे, जैसे यहाँ पर अगर केवल x है तो वो सिंगल वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अगर दो वेरिएबल हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन इक्वेशन a1 x1 प्लस a2 x2 इक्वल टू b x0, तो ये कितनी 2 वेरिएबल्स में हो जाएगी। सिमिलरली अभी मैंने एग्जांपल कौन सा डिस्कस किया, n वेरिएबल का। सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल। अब हम बात करते हैं किसकी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो इफ वी कंसीडर अ कलेक्शन ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स, यहाँ पर देखो आपके पास ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, x1 फर्स्ट, x2 सेकेंड, और लास्ट में xn। तो ये देखो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी है a11 a12 a1n। ये हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, जिस तरह से आप मैट्रिसेस के अंदर लिखते हो, a11 पहला एलिमेंट, फिर a12 सेकेंड, फिर a1n। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड में a21 x1 a22 x2 अप टू a2n xn इक्वल टू b2, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और ये 1 है, ये पहली आपकी इक्वेशन हुई, ये सेकंड आपकी इक्वेशन हुई, फिर थर्ड आएगी, और लास्ट में क्या है am1 x1। तो यानी कि ये आपके पास टोटल इक्वेशंस कितनी हो गई, m इक्वेशंस हो गई, और सभी में पावर कितनी है, जो आपके वेरिएबल हैं x1 x2 और n वेरिएबल्स हैं उनकी पावर कितनी है 1। तो ये क्या हो गई, आपके पास सभी के सभी लीनियर इक्वेशन हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर। नाउ अब हमने, ये तो था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसके अंदर इनकी वैल्यूज जो आपके पास राइट हैंड साइड में जो
कॉफिशेंट्स हैं उनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। तो अभी हम लेट अस कंसीडर एन अनदर। अब अगर आपके पास ये सिस्टम है, अब यहाँ पर पहले हम इसी को देखते हैं। अब अगर इन इक्वेशंस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर ये जो कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड की b1 b2 अप टू bn, अगर ये सभी के सभी मतलब एटलीस्ट इनमें से सभी 0 नहीं होने चाहिए। अगर कुछ भी नॉन जीरो हैं, कुछ भी टर्म्स इसमें राइट हैंड साइड की ये जो कांस्टेंट्स हैं उनमें आपको थोड़ी भी मिल जाती हैं जो नॉन जीरो हैं, तो वो सिस्टम कैसा होगा? उस सिस्टम को हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। क्लियर? और अगर इसी सिस्टम के अंदर राइट हैंड साइड की सभी टर्म्स 0 हो जाएं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम सिस्टम में क्या किया हमने, राइट हैंड साइड की सभी टर्म्स क्या हो गई? 0। अब इस केस में अगर आप उनकी डिग्री की बात करें, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सभी के सभी डिग्रीज कितनी है? वेरिएबल की 1 है, और राइट हैंड साइड में तो वैल्यू आपकी क्या है? 0 ही है। तो यहाँ पर जो डिग्री है हर टर्म की वो 1 है और सेम है। सो दिस सिस्टम इज द होमोजीनियस सिस्टम। क्लियर? तो डिफरेंस क्या हुआ कि आपके पास जो होमोजीनियस सिस्टम है वहाँ पर सभी टर्म्स की जो डिग्री है वो सेम है। एक तो 1 है, सभी टर्म्स की जो पावर है वो 1 है, और राइट हैंड साइड में वैल्यू 0 है, तो डिग्री सभी टर्म्स की कैसी हो गई? सेम। तो ये तो हुआ होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस के केस में क्या था कि राइट हैंड साइड में आपकी कांस्टेंट टर्म थी, और कांस्टेंट टर्म को आप अगर डिग्री की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं? x रेज़ टू द पावर 0 या जो भी y रेज़ टू द पावर 0, वट भी जो भी आप लिखना चाहो। तो उस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बात की थी, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं उनकी सबकी पावर कितनी है? 1, और राइट हैंड साइड में है उनकी पावर कितनी है? 0। यानी कि जो ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि सभी, जो जैसे यहाँ पर हमने बोला था कि हर टर्म की जो डिग्री है वो सेम है, ठीक है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हर टर्म की जो डिग्री है, जो पावर है, वो नॉट मोर देन 1 से ज़्यादा नहीं है। तो वो सिस्टम कौन सा हो जाएगा? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है। और क्या लिख दिया? इन द कांस्टेंट बी आई कितने हैं आपके? 1 to m। क्लियर? और कम से कम अगर एक भी आपको इनमें से नॉन जीरो मिल गया तो वो सिस्टम कैसा हो गया? नॉन होमोजीनियस। क्लियर? अब सॉल्यूशन, जब हम अब आपके पास ये सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, तो यहाँ से अगर आपके पास एक सेट मिल जाता है एन ट्यूपल्स का, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम t1 t2 अप टू tn से, और जो सभी के सभी सिस्टम की सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। क्या ध्यान रखना है कि वो सिस्टम की सभी इक्वेशंस को जो सेट मिला है आपको एन ट्यूपल्स का, जो सिस्टम की सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन किसका? जो हमारा लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसका क्या होगा? सॉल्यूशन। नाउ अगर हम अब सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। सिंगल लीनियर इक्वेशन का मतलब है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसका हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू बी बाई ए। क्योंकि x का कॉफिशेंट है वो 0 नहीं हो सकता, तो a नॉन जीरो है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया x b बाई ए। तो हमेशा जो इक्वेशन 1 वेरिएबल में होती है उसका हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम की, लीनियर इक्वेशंस की। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपके वेरिएबल हैं वो एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। वो कितने भी हो सकते हैं? 2, 3, 4 अप टू n। तो अगर इस तरह का सिस्टम है उस केस में सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर सॉल्यूशन है तो वो यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइटली भी हो सकते हैं। कोई एक सिंगल सॉल्यूशन भी आ सकता है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक सिस्टम लिया इक्वेशंस का, 2 वेरिएबल्स में ये आपके पास इक्वेशन है। अब यहाँ पर आप डाल के देख लीजिए, ये देखो 3x + 2y = 5, और इधर राइट ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये क्या लिखा है? 6x + 4y = 12।
अब अगर यहाँ पर पुट x इक्वल टू, लेट अस सपोज इसको चेक करते हैं 1 1 के लिए। अगर आप इसमें 1 1 पुट करते हैं x1 एंड y1 तो 3 + 2 = 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें 1 1 पुट करते हैं तो 6 + 4 = 10 आएगा, ना कि 11। तो अगर इसी तरह से और भी वैल्यूज़ के लिए आप इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम आया है इसके लिए आपके पास कोई भी सेट नहीं मिलेगा x और y की वैल्यूज़ का जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्या बोला था कि हमें वो सॉल्यूशन चाहिए होता है जो हमारे सिस्टम की सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट हैव सॉल्यूशन। और जिस सिस्टम का, जिन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उसको आप क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। नाउ देयर इज एन अनदर सेट 3x + 2y = 5, 9x + 6y = 15। अब अगर आप इस सिस्टम को चेक करते हो, आप देखो इस सिस्टम में 3x, अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये और राइट हैंड, इनको आप कंपेयर करो, इन दोनों को आप कंपेयर करो, ठीक है। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो यही आपको इक्वेशन मिलेगी, सेम इक्वेशन मिलेगी। तो अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो आपके पास डायरेक्ट एक वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। इस सिस्टम के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इसके लिए हमें किसी एक वेरिएबल को एक आर्बिट्ररी वैल्यू देनी पड़ेगी। उस आर्बिट्ररी, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं y = k। इफ y = k then x = 5 - 2k/ 3। अब जैसे जैसे आप उसको k की वैल्यू देते जाओ, y में k की वैल्यू आप डालते जाओ, k = 1 डालेंगे तो x कुछ और आएगा, k = 2 डालेंगे तो कोई और वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब आप y को आर्बिट्ररी वैल्यू देते, k की जो वैल्यूज़ हैं उसको आप वैल्यूज़ देते चले जाएंगे तो आपको x की वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से पास करेंगे, रखेंगे, इनकी एग्जिस्ट करेंगे, सॉरी। तो इस तरह के इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हमने ये तीसरी एक सेट सिस्टम लिया। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपको ये x की वैल्यू मिली और ये आपने फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी आपने x की वैल्यू डालनी है ये आपको y की वैल्यू मिल गई। तो ये जो सिस्टम आया आपके पास इक्वेशंस का, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसको भी अब क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये आप इस चार्ट से, इस फ्लो डायग्राम से भी देख सकते हो कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 3 केसेस एग्जिस्ट करते हैं। कब? कौन से केस में? अगर आपके पास सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो। क्लियर? अब नाउ अगेन कंसीडर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये आपने लिखा। यहाँ पर कितने हैं आपके? ये कितने वेरिएबल्स हैं? n अननोन्स हैं आपके, x1 x2 अप टू xn, और इक्वेशंस कितनी हैं? m। क्लियर? तो हियर वी हैव m लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इन अननोन्स। नॉन होमोजीनियस का मतलब कि ये जो आपके पास राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट्स हैं इनमें से कम एक नॉन जीरो है ही है। क्लियर? तो वो क्या हुआ? नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। तो हम इसको अब हम क्या कर रहे हैं? मेथड के हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। हमने एप्लीकेशन करनी है कि मैट्रिसेस की हेल्प से हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ax = b। a क्या है? ये जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उनसे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। यानी कि a11 a12 a1n फर्स्ट रो हो गई, a21 22 अप टू 2n सेकेंड रो हो गई, और इसी तरह से ये आपकी mth रो हो गई।
ठीक है, तो ये तो आपकी हुई ये कोफिशिएंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये आपने उसके बाद क्या थे, x1 x2 अप टू xn, ये आपका क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की, n/1 की। और राइट हैंड साइड के जो कॉन्स्टेंट्स थे उनको हमने यहाँ पर लिखा कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो हमारे पास हम अपने सिस्टम को इस तरह से लिख सकते हैं इन द मैट्रिक्स फॉर्म Ax = B। नाउ वी विल कंसीडर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड यानी कि A ऑगमेंटेड B। अब हमने इसके लिए क्या करना है, ये हमारी A मैट्रिक्स है और बीच में ये अपने कॉलन का साइन डाल के राइट हैंड साइड में ये जो हमारी राइट हैंड साइड के जो कॉन्स्टेंट्स थे वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, अगर आप इसको चेक करो तो ये आपकी पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है। A11 x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट, xn का कोफिशिएंट और राइट हैंड साइड का। तो इस तरह से हमने सारा इसको लिख दिया। ठीक है, अब हमने पहले क्या सीखा है मैट्रिसेस में, अपनी मैट्रिसेस को हम रो एक्लन फॉर्म में चेंज करना, ये हम पहले कर चुके हैं। रो एक्लन में हम क्या करते थे, हमारी जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होती थी वो बनाते थे 1 और फिर फर्स्ट कॉलम में बाकी सभी बना देते थे 0। यहाँ पर भी हमने वैसे ही करना है, केवल एक आपने क्या ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट एंट्री है उसको 1 आप स्किप कर सकते हैं, 1 चाहे आप उसको ना बनाओ। 1 केवल इसलिए बनाते थे ताकि उससे नीचे कॉलम में हमने अगर 0 बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड जो आपकी एंट्री है सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में सेकंड एंट्री है मान लो 2 है और ऊपर वह है 1, तो बहुत आसान हो जाता है कि आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो आसानी से 0 बन जाएगा। तो बट यू कैन स्किप, आप क्या स्किप कर सकते हैं, 1 बनाना आप स्किप कर सकते हैं। वो इसलिए केवल करते हैं हम कि ये सारा रो एक्लन फॉर्म में किस लिए चेंज करते हैं, ताकि हमारे जो सॉल्यूशन है निकालने में जब हम इक्वेशंस को लिखें, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट में तो मान लीजिए 3 इक्वेशन, मान लीजिए 3 वेरिएबल्स हैं x y z और आपने नीचे वाली 2 एंट्री बना दी 0, तो जो फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में दोबारा से लिखें तो वो x y z की ही फॉर्म में आएगी। फिर जब सेकेंड टाइम में नीचे वाली 0 बन चुकी है, फिर अगले नेक्स्ट 2 बचेंगे तो y और z में इक्वेशन आएगी और थर्ड में z में इक्वेशन आएगी, तो वहाँ से उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रैंक निकालना है A का और A ऑगमेंटेड B का। अब रैंक कैसे देखेंगे, जैसे ये आपकी A मैट्रिक्स लिखी हुई है, हमने उसको रो एक्लन में चेंज कर दिया, तो जब आपने A का रैंक देखना है तो केवल आप इतने पोर्शन को चेक करो, ये सारा फॉर्म में चेंज करने के बाद। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हमारी कितनी बन रही है, कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बन रही है, तो वो A का रैंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप पूरी की पूरी कंप्लीट को चेक करोगे, सारी की सारी पूरी मैट्रिक्स को, ये जो हमने बनाई है, फिर आप उसमें चेक करोगे कि आपके पास अब कितनी है नंबर ऑफ रो, तो वो रैंक होगा A ऑगमेंटेड B का। क्लियर, जब हम केवल इतने पोर्शन के रैंक को चेक करेंगे, उसमें नॉन जीरो रो को चेक करेंगे, तो वो तो होगा A का रैंक, और जब आप पूरी की पूरी इस जो हमने A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स लिखी है वो किसका रैंक होगा, A ऑगमेंटेड B का। तो अगर आपके पास दोनों का रैंक डिफरेंट है फिर तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। अब और अगर रैंक इक्वल है, रैंक इक्वल होने का मतलब है कि सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। अब अगर सिस्टम का सॉल्यूशन है, हमने अभी ऊपर डायग्राम बनाया था, अगर सिस्टम का सॉल्यूशन है तो वो उसमें जो सॉल्यूशन है वो यूनिक भी हो सकता है और उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो रैंक आया है उसको हम कंपैरिजन करेंगे नंबर ऑफ अननोन से। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ अननोन से 3, यानी कि जो एक्स मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ पर देखो जैसे एक्स मैट्रिक्स है, यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स में अब यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, n वेरिएबल हैं। ठीक है, n है इसके अंदर वेरिएबल, तो इनसे आपको कंपेयर करना है। अब इसमें जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3, जब हम क्वेश्चंस करेंगे 3 ही वेरिएबल्स हैं x y z, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे, x y z यानी कि 3, और रैंक आया 2। तो अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगी। और अगर
जो रैंक आया है वो नंबर ऑफ अननोन्स के ही इक्वल आ गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और उस सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये आप यहाँ से इस फ्लो चार्ट से देख सकते हो। हमने क्या निकालना है, सबसे पहले आपको क्या देखना आना चाहिए, ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक। अब आपने पहले रैंक निकाल लिया, अगर रैंक इक्वल आ गया तो सिस्टम मतलब कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफिनिटली मैनी भी हो सकते हैं। तो अब कब होगा, यूनिक कब होगा, अगर जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो जाए तो सिस्टम कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। और जो रैंक आया है अगर वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है तो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट, और उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये कौन सा केस था, अगर रैंक दोनों बराबर हैं। और अगर रैंक बराबर नहीं है फिर तो कैसे सिस्टम रहेगा, इनकंसिस्टेंट हो गया और उस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वर्किंग मेथड है, क्वेश्चंस को निकालने का मेथड है जिससे हम क्वेश्चंस को निकालते हैं। तो चलिए लेट अस हम डू सम क्वेश्चंस। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं और यहाँ से हमें अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है। ठीक है, नाउ दिस सिस्टम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में, और उसमें से हम क्या लिखेंगे, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। अब ए क्या हो गई, ये जो कॉफिशिएंट्स है 1 2 -5 3 -1 2 2 3 -1 4 -5 1, ये तो ए मैट्रिक्स हो गई। और ऑगमेंटेड कॉलन लगाने के बाद -9 5 3 3, ये हमारे बी मैट्रिक्स, कॉलम बी मैट्रिक्स हो गई, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो हेयर ए ऑगमेंटेड बी। अब आपको क्या कहा था, हमें क्या करना है, इसको रो एक्लिन में चेंज करना है। रो एक्लिन में हम फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री रखते हैं और बाकी सभी क्या बना लेते हैं, ज़ीरो। अगर आपके पास कहीं पर, जैसे इसको इसमें यहाँ पर ये ऑलरेडी 1 है, अगर कहीं पर 1 है, किसी कहीं पर भी फर्स्ट कॉलम में 1 है तो आप उसको इंटरचेंज कर लो, नहीं है तो आप बाकी 0 बनती है उसको 0 बना लो। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो आप इसकी हेल्प से यहाँ पर इसकी हेल्प से इन सभी को क्या बना सकते हैं, बहुत आसानी से 0 बना सकते हैं। तो R1 फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद अब ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अब हमने ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है, ये जो सेकेंड एंट्री है यहाँ पर इस प्लेस पर, मेनली मैं प्लेस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 1 ऑलरेडी है, हम इनको क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हमने सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज किया। देखो जब हम सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर रहे हैं तो यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों ही 0 हैं। तो ये हमने इंटरचेंज किया। अब इंटरचेंज करने के बाद अब ये -1 है, आप ये आपका 1 या -1 कुछ भी हो, आपको पहले भी बोला था, ये हमारे पास कंपल्शन नहीं है कि हम इसको 1 ही बनाएं। क्लियर, अब हम इसकी हेल्प से आसानी से इन दोनों को 0 बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम इनको 0 ही बनाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने ऑपरेशन क्या लगाया, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ रो के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारे ऑपरेशन लगाने के बाद ये हमारे पास यहाँ से ये मैट्रिक्स मिल गई। अब हम आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है -46 और हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो हमने आसानी के लिए इसको 1 बना लिया। आप चाहे तो 1 ना भी बनाओ, इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो। तो इन दोनों को ही 1 बना लिया, इसको 96 से डिवाइड कर लिया और इसको 46 से। तो यू कैन डू इट और यू कैन स्किप इट। अब ये आ गया। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और इसको यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। ये 5/2 आ गया और ये आपका ये भी आ गया 5/2। तो अब आप इनको थर्ड रो, जो आपकी फोर्थ रो है उसमें से थर्ड रो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये सारे नीचे वाले क्या बन जाएंगे, 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब इससे ज़्यादा इसमें ऑपरेशन लगाने से सिंप्लीफाई नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ हमारी रो एक्लिन फॉर्म है, देखो ये यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज हैं और इसके नीचे क्या है, सारी 0। ठीक है, अब कितनी नॉन जीरो रो है इसमें, 1 2 3 3 है।
क्लियर। और यानी कि लेकिन हमें इसमें अगर हम सारी को देखें तो वो किसका रैंक आएगा, ए ऑगमेंटेड बी का। तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक कितना है 3, और ए के रैंक के लिए हमें केवल इसको देखना है, केवल इतने पोर्शन को, ठीक है। अब इसमें कितनी नॉन जीरो रो हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ए का रैंक भी कितना है 3 ही है, तो ए का भी रैंक 3 और ए ऑगमेंटेड का रैंक भी 3। और अननोन्स कितने हैं हमारे पास, देखो अननोन्स कितने हैं यहाँ पर, अननोन्स देखें तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 3 ही अननोन्स हैं। तो दोनों के रैंक भी बराबर हैं और नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। अब अगर इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसको दोबारा से इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, x + 2y - 5z = -9, -y + 9z = 21, z = 5/2। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से z की वैल्यू है, इस इक्वेशन में डाली तो y की आ गई, और इन दो फिर उसके बाद y और z की डाली तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज मिल गई। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस। तो वैसे ही आपने ए ऑगमेंटेड बी लिखना है, 1 1 1 4 2 5 - 2 3। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे 0 इस 1 की हेल्प से, ठीक है। तो r2 - 2r1 ये बन गया। अब इसको आप 1 बना लो, तो 1 के लिए सेकेंड रो को 1/3 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया। अब इससे ज़्यादा इसमें और सिंप्लीफाई ये नहीं होगा। तो अगर आप केवल इसको देखें, केवल इतने पोर्शन को, तो ए का रैंक आ गया, कितना रैंक आ गया, कितनी नॉन जीरो रो है 2, तो रैंक ए का कितना हो गया 2। और अगर सारी को देखें तो नॉन जीरो रो कितनी है, वो भी 2 ही है, ठीक है। तो ए ऑगमेंटेड का रैंक भी कितना है 2। लेकिन जो वेरिएबल्स थे आपके, नंबर ऑफ अननोन्स थे, वो कितने हैं, एक्स वाई जेड 3 हैं, एक्स एंड वाई एंड जेड। तो दिस इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। इसका मतलब दिस इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, सॉरी। तो यानी कि सिस्टम बराबर तो है लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम है। तो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है, लेकिन उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, दोबारा से इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, x + y + z = 4, y - 4z = -5/3। तो ये आ गया। अब यहाँ से आपको किसी एक वेरिएबल को एक आर्बिट्रेरी वैल्यू देनी पड़ेगी। लेट z = k। तो z = k, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन k, और ये दोनों z और y की वैल्यू आप इधर डाल दीजिए x में, तो आपको क्या मिली, x की वैल्यू। तो ये आपकी x y z की वैल्यू है। जैसे जैसे आप k को वैल्यूज देते जाओगे, 1 दोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी x और y की, 2 देंगे कुछ और आएगी। इसी तरह से आप वैल्यूज देते चले जाओ, z को डिफरेंट वैल्यूज देते चले जाओ, आपको x और y की अलग अलग वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। इसका मतलब कितने सोल्यूशन होंगे, वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन फॉर दिस system of equations. Now the next question is, अब ये जो सिस्टम है इसमें यहाँ पर ये लैम्डा लिखा हुआ है, इसका हमें नहीं पता ये क्या है। तो उसने पूछा है कि लैम्डा की किस किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड मोर देन वन सॉल्यूशन। नाउ दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो वी विल राइट फर्स्ट ए ऑगमेंटेड बी, दिस इज अवर ए, ये आपकी ए है, और यहाँ पे कॉलम के बाद ये आ गया आपकी बी। तो वैसे आपने ऑपरेशन लगाने हैं, यहाँ पे 0 बनाना है, r2 - 3r1, यह आ गया, ठीक है। अब अगर इस सिस्टम का, अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। नाउ वी नो दैट, क्या रूल है कि अगर रैंक ए का और ए ऑगमेंटेड बी का अलग अलग है तो इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब अगर यहाँ पर 0 बन जाए, लैम्डा -6 यानी कि लैम्डा = 6 हो जाए, तो ये 0 बन जाएगा। और अगर ये 0 बनता है तो अब अगर हम यहाँ ए को चेक करते हैं तो इसमें तो ये रो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, फॉर लैम्डा = 6, और केवल एक ही रो मिलेगी, यानी कि ए का रैंक कितना आएगा 1। लेकिन अगर हम सारी को चेक करें, टोटल को चेक करें, अब यहाँ पे जो मर्जी होता रहे, मान लो यहाँ पे 0 भी है,
लेकिन अगर हम सारी को चेक करें, ये एलिमेंट आपका नॉन जीरो पड़ा है, तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक कितना आएगा 2। तो इफ लैम्डा इक्वल टू 6, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, ए का रैंक है 1, ए का रैंक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ए का रैंक है 1 और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक है 2, इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हम कब करेंगे? ए ऑगमेंटेड बी, ये देखो यहाँ पर ए ऑगमेंटेड बी का रैंक, तो क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपकी नॉन जीरो हैं और ये कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, तो ये तो चेंज नहीं होने वाली। यानी कि यहाँ पर जो मर्जी हो जाए, चाहे ये सारी भी जीरो हो जाए, ये तो आपकी नॉन जीरो पड़ी है ना, तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक तो हमेशा ही 2 आएगा, चाहे यहाँ जीरो है या नहीं है। यानी कि लैम्डा 6 है या लैम्डा 6 नहीं है, ए ऑगमेंटेड बी का रैंक तो 2 ही है। लैम्डा 6 होने पर ए का रैंक आएगा 1 और लैम्डा -6 होने पर लैम्डा 6 ना होने पर ए का रैंक आएगा 2। तो इस केस में अगर ए का रैंक है 1 तो ए और ए ऑगमेंटेड का रैंक नहीं मिलता। ठीक है, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर लैम्डा 6 नहीं है तो ए का रैंक कितना आ गया, 2 आ गया, तो दोनों के रैंक बराबर हो गए। यानी कि रैंक बराबर होने से सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। यानी कि इस केस में ये जो मोर देन 1 वाला केस है वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। क्लियर? तो मोर देन 1 सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। और यूनिक सॉल्यूशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर लैम्डा 6 के इक्वल नहीं आएगा तो ए का रैंक भी 2 हो जाएगा, ए ऑगमेंटेड बी का रैंक तो 2 है ही, तो उस केस में क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या बना, लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए नो सॉल्यूशन, लैम्डा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6 के लिए यूनिक सॉल्यूशन, एंड मोर देन 1 सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आपको ये पेपर्स में क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसमें अननोन्स होते हैं हमारे, और हमें उनके बेस पर बताना होता है कि किस तरह का सॉल्यूशन कब होगा। तो अब हमें वही बताना है कि यहाँ लैम्डा और म्यू की वैल्यूज़ के लिए कब नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले हमने इन इक्वेशंस को कैसे लिख लिया, ऑगमेंटेड फॉर्म में, और ऑगमेंटेड फॉर्म में ये ऑलरेडी 1 है और इन दोनों को बना लेंगे 0 विद दीज 2 ऑपरेशंस R2 - R1 एंड R3 - R1। अब यहाँ पर ये आ गई मैट्रिक्स, इसको हम 0 बना सकते हैं, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, R3 - R2, तो हमारे पास ये आ गया। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। नाउ फर्स्ट केस, अगर आपका लैम्डा 3 हो जाए, अगर लैम्डा 3 हो जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर लैम्डा 3 हो जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 0। अगर यहाँ पे 0 हो गया तो ए का रैंक कितना हो गया, ए का रैंक तो हो गया 2। और म्यू अगर ये नॉन जीरो हो, यानी कि म्यू 10 ना हो, अगर म्यू 10 ना हो और लैम्डा 3 हो तो ए का रैंक तो आ गया आपका 2। ठीक है, और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक कितना आ गया 3, तो रैंक बराबर नहीं है, यानी कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड केस, अब यहाँ पर सेकंड केस में अगर लैम्डा 3 नहीं है, अगर लैम्डा 3 नहीं है तो ए का रैंक कितना है, ए का रैंक 3 है। अब म्यू इस केस में 10 हो या ना हो, रैंक तो टोटल का आपका टोटल ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 3 ही रहेगा, क्योंकि हमें तो पूरी की पूरी रो में देखना होता है कि जितनी आप रो ले रहे हो, जितना हिस्सा आप ले रहे हो, उसमें नॉन जीरो रो कितनी है। तो अगर लैम्डा 3 नहीं है, उस केस में म्यू 10 है या नहीं है, रैंक 3 ही आएगा। तो लैम्डा अगर 3 नहीं है, ए और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 3 ही आएगा, जो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ अननोन्स के। तो सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? अब अगर लैम्डा भी 3 है और म्यू आपका 10 है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो दोनों जगह 0 हो गया। ए में नॉन जीरो रो कितनी हो गई 2, और ए ऑगमेंटेड बी में कितनी नॉन जीरो हो गई 2। तो यानी कि ए और बी का रैंक, ए का और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक तो 2 आ गया, लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम है,
तो इस केस में सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन और है, इसमें ए और बी है अननोन्स, उनकी हमें वैल्यूज़ के लिए इसको चेक करना है। तो वी विल राइट इन द ऑगमेंटेड फॉर्म। तो दिस इज अवर ए ऑगमेंटेड बी। अब ये ए ऑगमेंटेड बी है, तो यहाँ पर ये देखो ऑपरेशन यहाँ पर, क्योंकि ये 5 था और ये 2 था, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लें। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा। तो हमने क्या लगा लिया, R2 माइनस 2R1। ठीक है, ये आ गया। अब R2 माइनस 2R1 है, तो हम क्या करते हैं, जनरली फर्स्ट रो से नीचे वाली सारी जीरो बना लेते हैं। तो हम इन दोनों रो को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज। तो हमने फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज कर लिया, और अब ये आपकी फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज किया। अब इन दोनों को हमने क्या बनाना है, 0। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस 2R1, R3 माइनस AR1। तो ये आपने ऑपरेशन लगाया, हमारे पास ये बन गया। अब उसके बाद ये सिस्टम आ गया ना। हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में केवल इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस ही डिस्कस करना है। और वो कब आएगा, जब ए और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक तो सेम आए, लेकिन लेस देन नंबर ऑफ अननोन से कम आए। अब नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3। यहाँ पे कितनी रोज हैं, 3 ही हैं। तो उसके लिए थर्ड रो आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो ये एलिमेंट भी आपका 0 होना चाहिए, और ये एलिमेंट भी आपका क्या होना चाहिए, 0। ये तो ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ से 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 का मतलब a इक्वल टू 1, और 1 माइनस 7a प्लस 2a भी इक्वल टू 0 का मतलब पुट a इक्वल टू 1 वी हैव b इक्वल टू 3। यानी कि फॉर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3 दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरह से हमारे जो हम क्वेश्चंस हैं, जितने भी अपने जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग मैट्रिसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस। थैंक यू।